नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्की और रशिया के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसके बारे में। रिसेंटली सीरिया में एक एयर स्ट्राइक हुई थी और उस एयर स्ट्राइक के बाद टर्की और रशिया दोनों के बीच में युद्ध के जैसी स्थिति बन गई है। युद्ध छिड़ा नहीं है लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है। तो क्या है ये पूरा घटनाक्रम, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी कि आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyIQ.com विजिट कीजिए। दोस्तों, अगर आप स्टडी आईक्यू के सभी वीडियोस के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसी के साइड में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएंगी। 27 फरवरी को एक एयर स्ट्राइक हुई थी सीरिया के इडलिब शहर के पास में और उसमें टर्की के कई सोल्जर्स मारे गए थे, जिसके कारण यह पूरा तनाव उपजा है। तो एक टर्किश कॉन्वॉय था, इस तरह के मिलिट्री ट्रक्स का कॉन्वॉय जा रहा था और उस कॉन्वॉय पर एक हवाई जहाज ने हमला किया, एक एयर स्ट्राइक करी गई और उसके बाद जहां पर सोल्जर्स रुके हुए थे, जो उनका बेस था, उस पर भी हमला किया गया। इस एयर स्ट्राइक में टर्की की आर्मी के 33 सोल्जर्स मारे गए हैं और 30 से भी ज्यादा घायल हैं। उनमें से कुछ सीरियस भी हैं, तो हो सकता है कि यह आंकड़ा और ऊपर चला जाए। ये स्ट्राइक हुई थी इडलिब नाम के एक शहर के दक्षिण में। अभी आपको मैं मैप में पूरी सिचुएशन समझा दूंगा। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस एयर स्ट्राइक को काफी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार अगर रशिया और टर्की के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाती है इस वक्त, तो ये सीरिया के गृह युद्ध को एक पूरे ही अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इसीलिए सीरिया का जो सिविल वॉर है वो ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, अगर टर्की और रशिया के बीच में तनाव कम नहीं हुआ तो। इस मैप में आपको यहां पर सीरिया नजर आ रहा है, जो ये कलरफुल एरिया है, दैट इज कंप्लीटली सीरिया। लेकिन आज जो सीरिया देश था 10 साल पहले, वैसा नहीं है। उसमें अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज का कब्जा है या फिर रूल है। तो अगर आप यहां पर जो ये पिंक कलर देखेंगे, ये बशर अल असद की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट थी, जो सिविल वॉर फेस कर रही थी, उसका कंट्रोल आज ऑलमोस्ट पूरे सीरिया पर फिर से हो चुका है। आप कह सकते हैं 60 to 70% सीरिया पे फिर से जो बशर अल असद की सरकार है उनका कंट्रोल है। ही हैज इंक्रीज्ड हिज प्रेजेंस और एक हारे हुए युद्ध को फिर से उस व्यक्ति ने जीता है। लेकिन यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये पूरी टेरिटरीज अब कुर्द लोगों के पास है और यहां पर रोजावा नाम का उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया है, एक सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया है। लेकिन जो आपको यहां पर ग्रीन में एरियाज नजर आ रहे हैं, ये अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में है, यानी कि जो रेबल्स हैं। लेकिन ये रेबल्स भी सभी एक ही ग्रुप में नहीं है। देखिए, जैसे कि यहां पर जो रेबल्स हैं साउथ में, ये थोड़े अलग टाइप के हैं, ये यूएस सपोर्टेड हैं। लेकिन जो यहाँ नॉर्थ में जो रेबल्स हैं, ये टर्की के द्वारा सपोर्टेड हैं। आप यहां पर देख ही सकते हैं कि ये पूरा टर्की का बॉर्डर है और यहां पर टर्की की आर्मी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। जो पर्पल कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, यहां पर टर्की की आर्मी है, एक सेफ जोन बना रखा है उन्होंने। इस पर भी मैंने अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कि क्या डील हुई थी कुर्द और टर्की के बीच में। तो यहां पर अभी सारा फोकस हमारा रहेगा इस रीजन में। ये है इडलिब प्रोविंस। इडलिब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जो सीरिया का शहर है। उसमें जो इडलिब पूरा प्रोविंस है, यानी कि पूरा स्टेट है, इस पूरे स्टेट में इस वक्त लड़ाई चल रही है क्योंकि ये आखिरी बड़ा स्टेट बचा है जहां पर बड़ी आबादी है और जो बशर अल असद की सरकार के खिलाफ है। तो इडलिब प्रोविंस जो है, इसमें जिन रेबल्स का कब्जा है, दे आर हेल्प बाय टर्की, उन्हें टर्की का सपोर्ट हासिल है। तो ये वाला जो पूरा जोन है, यहां पर जिनका कंट्रोल है, वो टर्की के द्वारा बैक्ड है क्योंकि टर्की के बॉर्डर के भी नजदीक है। तो जब ये गृह युद्ध धीरे धीरे बशर अल असद जीत रहा है, तो उस समय जो असद के खिलाफ जितने भी लोग हैं वो सब भागकर यहां पर आ गए हैं और इसीलिए इडलिब में इस वक्त लगभग 30 लाख लोग हैं। 3 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, जिनमें से 1 से 1.5 मिलियन ये वो लोग हैं जो बाकी सीरिया के एरिया से भागकर यहां पर आए हैं ताकि असद की आर्मी से बचा जा सके। लेकिन अब असद की आर्मी ने 2 तरफ से इन्हें घेर लिया है और कंटिन्यूसली यहां पर लड़ाई जारी है। अब टर्की इस सीरिया की लड़ाई में आखिर क्या कर रहा है? देखिए, टर्की जो है डे 1 से, जब से सीरियन सिविल वॉर चला है 2011 में, तब से बशर अल असद की सरकार के खिलाफ है। टर्की का एक ही मकसद है कि असद की सरकार गिर जाए और वहां पर कोई दूसरी सरकार बने जो टर्की के इशारों पर चले या फिर टर्की की एक तरह से पपेट गवर्नमेंट हो। तो टर्की ने डे 1 से ऑपोजिशन का साथ दिया है सीरिया में, और खुले तौर पर तो नहीं था, लेकिन 2016 में
टर्की ने अपनी आर्मी वहां पर भेज के ओपन एक ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया। ऑफिशियल उन्होंने रीजन ये दिया कि हम ये सीरिया का गृह युद्ध हमारे बॉर्डर तक आए ये नहीं चाहते, इसीलिए हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर असद को रशिया और ईरान का साथ हासिल है और इसीलिए असद हैज बीन सक्सेसफुल इन बीटिंग बैक द अपराइजिंग या सिविल वॉर। तो असद की आर्मी पिछले 2 सालों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो आप देख ही सकते हैं यहां पर। तो अब इडलिब ही एकमात्र बड़ा प्रोविंस है, मेजर प्रोविंस है, जहां पर 2011 में जो ओरिजिनल रेबेल्स थे अब उनका कब्जा है और इनको सपोर्ट कर रहा है टर्की। लेकिन टर्की के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टर्की में अब इतने रेफ्यूजीज हो चुके हैं कि उन्होंने ये अपना बॉर्डर सील कर दिया है। तो अब यहां से जो लोग भाग कर आ रहे हैं वो सब इडलिब में फंस गए हैं, ना तो वो टर्की में एंटर कर पा रहे हैं। तो यहां पर अब लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग फंसे हुए हैं, जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं है इडलिब की। इसमें से आधी आबादी सीरिया के दूसरे हिस्सों से भाग कर आई है यहां पर असद की आर्मी से बचने के लिए। तो अब इस वक्त लड़ाई पूरी चल रही है बशर अल असद की आर्मी और टर्किश बैक्ड ऑपोजिशन ग्रुप्स के बीच में, और इडलिब सबसे बड़ा फोकल पॉइंट है और कुछ ही महीनों में आपको इस लड़ाई का फैसला दिख जाएगा। और बशर अल असद के पास ग्राउंड फोर्सेस तो हैं, लेकिन जो एयर पावर है वो पूरा कहां से आ रहा है? रशिया के द्वारा। रशियन वॉरप्लेन्स इस लड़ाई में उतरे हुए हैं और 2015 में रशिया इस लड़ाई में आया था ऑन द साइड ऑफ बशर अल असद, ओपनली अपने एयरप्लेन्स भेजे थे असद आर्मी को हेल्प करने के लिए। तो रशिया जो है वो पूरे सीरियन एयर स्पेस को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये जो सीरिया का एयर स्पेस है यहां पर कोई भी नहीं आ सकता विदाउट रशियन एयर फोर्सेस परमिशन, ठीक है। जो लताकिया नाम का एरिया है यहां से वो मेनली ऑपरेट करते हैं। तो रशिया की एयरफोर्स ने इस पूरे एरिया को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अभी ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये रशिया ने ही करी है, रशिया के प्लेन्स ने करी है। एवरीबडी श्योर अबाउट इट। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन रशिया ने नहीं दिया है, लेकिन ये मानी हुई बात है क्योंकि रशिया के एयरप्लेन्स ऑपरेट कर रहे हैं, एयर स्पेस को मैनेज कर रहे हैं सीरिया में, तो ये एयर स्ट्राइक भी उन्हीं के द्वारा करी गई है। अब यहां पर टर्की ये कह रहा है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को संभाल रहे हैं, दूसरी ओर हम पर एयर स्ट्राइक करी जा रही है। मैंने आपको बताया यहां पर 1.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो सीरिया की गवर्नमेंट के या बशर अल असद के ऑपोजिशन में हैं, वो भाग कर आए हैं। लेकिन इनमें से 1 लाख जिहादी या रेबेल्स भी हैं जो हथियार उठाकर असद सरकार के खिलाफ आ गए थे और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। अभी देखो सीरिया का वॉर इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर कोई 1 या 2 गुट नहीं है, यहाँ पे कम से कम 5-7 अलग अलग गुट हैं जो सरकार से लड़ रहे थे। उनमें से कुछ डेमोक्रेटिक आर्मीज थी, कुछ उनमें से जिहादी थे, कुछ इस तरह के थे जो अलकायदा के सपोर्ट में थे। हालांकि अलकायदा वाला फैक्शन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आईसिस भी बीच में आया था, लेकिन आईसिस भी अब हार चुका है लास्ट ईयर तक। तो टर्की ने 2016 में अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया था सीरिया में, और इनका मेन मकसद क्या था कि अपने बॉर्डर के अंदर इस सिविल वॉर को नहीं आने देना, और दूसरा कुर्दिश लोगों को कंट्रोल करना। कुर्द्स जो हैं जिन्होंने बॉर्डर पर अपना एक अलग कंट्री या एक तरह से ऑटोनोमस रीजन बना लिया है, उसे कंट्रोल करना। लेकिन टर्की इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि उसे एयर सपोर्ट नहीं मिला है। टर्की की आर्मी तो है लेकिन एयर सपोर्ट जो है वो नेटो से मिल नहीं रहा है क्योंकि अमेरिका के और अर्डोगान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो नेटो एयर सपोर्ट नहीं दे रहा है। हाँ, नेटो ने एयर सपोर्ट दिया था सिर्फ और सिर्फ आइसिस के खिलाफ। तो आइसिस पर तो हमले करते थे, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हम बशर अल असद के ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे ताकि टर्की को फेवर किया जा सके। दूसरी ओर रशिया का एयर सपोर्ट पूरी तरह से बशर अल असद को मिला हुआ है और इसीलिए उनकी आर्मीज काफी तेजी से एडवांस कर रही हैं। अब टर्की के सामने 2 प्रॉब्लम है। क्या कनेंड्रम है टर्की के सामने कि देखो ओपनली वो रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहते हैं। तो हालांकि उन्हें पता है कि ये रशियन जेट्स ने ही एयर स्ट्राइक करी है, लेकिन टर्किश आर्मी ने ओपनली रशिया को ब्लेम नहीं किया है। हालांकि जो अर्डोगान के मीडिया कंसल्टेंट हैं या जो उनके चीफ मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने ओपनली ट्विटर पर कहा है कि रशिया इसके लिए जिम्मेदार है, बट टर्किश आर्मी ने ऐसा नहीं कहा है क्योंकि टर्किश आर्मी जानती है, टर्की की सरकार जानती है, रशिया टर्की से कई गुना बड़ी एक मिलिट्री शक्ति है और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर पावर है। तो इसीलिए टर्की को पता है कि हमें कहां तक रशिया को एंटेगनाइज करना है। तो चाहे उसके लिए बुरा भला कह दो, लेकिन लाइन ओपन रखो टॉक्स के लिए, बातचीत के लिए। और यही किया है टर्की ने। कल रात को यानी कि 28 फरवरी की रात को टर्की के रजब तैयब अर्डोगान और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत भी हुई है। उन्होंने इस टेंशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करी है। अब ये पूरा जो वाकया है ये 2015 के एक किस्से की याद दिलाता है। 2015 में नवंबर में रशिया का सुखोई 24 टर्की ने शूट डाउन कर दिया था। टर्की ने कहा था कि ये सुखोई रशियन प्लेन हमारे एयर स्पेस में आ गया था, इसलिए हमने उसे गिरा दिया। इस घटना के कारण रशिया काफी नाराज हुआ था और एक बार को लग रहा था कि शायद टर्की की जो आर्मी है उस पर भी कुछ हमले करेगा रशिया। लेकिन कुछ समय बाद ही, कुछ हफ्तों के बाद ही ये सिचुएशन डी एस्केलेट कर दी गई।
पुतिन और अर्डोआन की बातचीत के कारण। तो देखिए बेसिकली दोनों स्ट्रॉन्ग मैन हैं, दोनों अपने देश में पावरफुल नेता हैं, तो इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो ये इस वक्त दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी नहीं बल्कि दो पॉलिटिशियंस के बीच में डिप्लोमेसी कैसी रहेगी उस पर भविष्य टिका हुआ है। तो अभी रीसेंट एयर स्ट्राइक के बाद टर्की का क्या रिस्पॉन्स रहा है? टर्की ने तुरंत सीरिया की आर्मी पर हमले करने शुरू कर दिए और अमेरिका से भी मदद मांगी है। कहा है कि हमें पेट्रियट मिसाइल्स उपलब्ध कराई जाएं जिससे कि हम अपनी आर्मी की शक्ति बढ़ा सकें, और नेटो से ये दरख्वास्त करी है कि आप एक नो फ्लाई जोन घोषित करो ताकि रशिया भी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल ना कर सके। यानी कि इडलिब प्रोविंस के ऊपर एक नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए ताकि इन 3 मिलियन सिविलियंस की रक्षा करी जा सके। टर्की ऑफिशियली यही रीजन देता है कि हम सिविलियंस को असद सरकार से बचाने के लिए वहां पर हैं, इसीलिए हमारी आर्मी सीरिया के बॉर्डर्स के अंदर क्रॉस करी हुई है। दूसरी तरफ रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है? रशिया ने अपने 2 वॉरशिप्स को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। 2 वॉरशिप्स जिनमें कैलिबर क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं वो सीरिया के तट के नजदीक पहुंच चुके हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो उनसे क्रूज मिसाइल्स के द्वारा कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। तो एक बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा है टर्की और रशिया के बीच में। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे हटने के बाद रशिया सीरिया में अपनी डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। रशिया दुनिया को बताना चाहता है कि जब से हम इस वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं 2015 से, तब से असद जीत रहा है। हमने सीरिया में नॉर्मल सी रिस्टोर करी है। पहले जब अमेरिका ज्यादा इन्वॉल्व था तब वहां पर हालात और बद से बदतर होते गए थे। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि हम सीरिया में इन्वॉल्व हो, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यकाल में सीरिया से अमेरिकन सोल्जर्स को पीछे ही हटाया है, वापस बुलाया है। 2019 में भी एक बहुत बड़ा पुल आउट किया था कुर्दिश एरिया से यूएस की आर्मी ने। तो एक तरह से रशिया दुनिया को यह बताना चाह रहा है कि हमने सीरिया को प्रिजर्व कर लिया है, और टर्की का उद्देश्य क्या है कि वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे। जो टर्की और सीरिया का बॉर्डर रीजन है वो उसे स्टेबलाइज करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कुर्द्स को बहुत ज्यादा पावर मिले वहां पर, या फिर असद के खिलाफ जो जिहादी ग्रुप्स लड़ रहे हैं वो आकर टर्की में अपना ठिकाना बना ले, ये भी टर्की नहीं चाहेगा। तो बेसिकली इट वांट्स टू सिक्योर इट्स ओन बॉर्डर। तो दोनों ही देश डी एस्केलेट तो करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति ना बने, लेकिन कोई भी पहले बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। यानी कि कोई भी पहले पलक झपकाने को तैयार नहीं है वर्ल्ड स्टेज पर। और इस पॉलिसी को ब्रिंकमैनशिप भी कहा जाता है कि आप तब तक किसी डेंजरस पॉलिसी को फॉलो करते रहें जब तक बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन जाए और एंड मोमेंट पर पीछे आ जाएं। तो ये ब्रिंकमैनशिप काफी खतरनाक साबित हो सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि टर्की एक नेटो मेंबर है। तो अगर कोई छोटा मोटा युद्ध छिड़ भी जाता है, सोचो कि रशिया टर्की पे कुछ हमले कर भी देता है, तो प्रॉब्लम यह है कि नेटो मेंबर होने के नाते नेटो संधि ये साफ तौर पर कहती है कि एक सदस्य पे हमला सभी सदस्यों पे हमला है। तो नेटो बाध्य है कि उसे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अमेरिका को, फ्रांस को, इंग्लैंड को टर्की की मदद करने के लिए आना पड़ेगा। ट्रीटी ऑब्लिगेशन है। तो चाहे उनकी टर्की से इस वक्त इतनी अच्छी नहीं बनती है आपस में नेताओं की, लेकिन फिर भी नेटो मेंबर होने के नाते उन्हें टर्की का साथ देना पड़ेगा। और ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके कारण अमेरिका और रशिया के बीच में एक डायरेक्ट युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सीरिया के ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स वॉर को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकता है और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आने वाले वीक्स सीरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन एयर स्ट्राइक्स के बाद एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। टर्की ने अपने यहां रह रहे सीरियन रेफ्यूजीज को कहा है कि अब आप चाहो तो यूरोपियन यूनियन की तरफ जा सकते हो, हम आपको नहीं रोकने वाले हैं। तो उसने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज चाहें तो इन रेफ्यूजीज को आने दे सकते हैं। 3 साल पहले 2016 में ईयू ने टर्की के साथ एक डील करी थी जिसमें ईयू ने कहा था कि हम आपको पैसे देंगे, आप रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पर रखो, यूरोप में मत आने दो। लेकिन अब अर्डोआन प्रेशर बनाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन पर, नेटो पर, तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है। और टर्की ऑफिशियली ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज हमारे देश में है। 40 लाख रेफ्यूजी इस वक्त किसी और देश में नहीं है। तो हम ही सारा रेफ्यूजीज का बर्डन क्यों सहे, कुछ रेफ्यूजीज यूरोप में जाने चाहिए। तो ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक है। तो देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या होता है सीरिया में और टर्की में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।